आज का टॉपिक जो है उसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर स्टार्ट करने के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है और फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, अगर इस टॉपिक को क्लियर कर लेना तो ये जितने भी बाद में जितने भी पॉइंट्स आपको एक एक करके पढ़ोगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अ बैलेंस शीट, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड अ नोट ऑन अकाउंट और नोट्स ऑन अकाउंट्स। आप लोगों को मालूम हो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड शुरू में कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना एड लेस हुआ और एंड ऑफ द ईयर कितना था। अगर हम शेयर होल्डर्स फंड के हर आइटम को, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, CRR, हर आइटम को अगर ऐसे रिकॉन्सिलिएशन करके बताएं कि भाई शुरू में कितना था, ऐड कितना हुआ, लेस कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर और एंड ऑफ द ईयर कितना था, तो उस स्टेटमेंट को उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दें तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। गॉट इट? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनियां फॉलो करती है ना, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। ओनली इंड एस कंप्लायंट कंपनीज। कौन होती है इंड एस कंप्लायंट कंपनीज? जिनका नेटवर्थ या तो 250 करोड़ से ज्यादा है या फिर जो कंपनियां लिस्टेड स्पेस में है, ओनली वही लोग इंड एस फॉलो करती हैं और वही लोगों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना पड़ता है। तो अपना क्योंकि डिस्कशन इंड एस वाला नहीं है, अपने सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही डिस्कशन है, तो अपन लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे बात नहीं करेंगे। अपने लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ बैलेंस शीट, अ P&L, अ कैश फ्लो और नोट्स ऑन अकाउंट्स। गॉट इट? अब आप बोलोगे सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन होता है जो हम लोग बनाते हैं, प्रिपरेशन मतलब बनाना, प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करके दिखाना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? द आंसर इज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। ओके, ये डिस्कशन थोड़ी देर के बाद में वापस आएगा, एक बार तो रिपीट भी हो जाएगा। अब आया टॉपिक कि सर फ्रेमवर्क का मतलब फिर क्या है? देखो, मेजॉरिटी में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आपके सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का चैप्टर्स है और उसको जब आप बनाओगे तो आपको एएस फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अगर एएस फॉलो करना है तो फ्रेमवर्क पढ़ने की क्या जरूरत है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है बेसिक ढांचा, एकदम बेसिक वाला। एंड द आइडिया इज दैट कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक एएस में कवर्ड नहीं है तो उस टॉपिक का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रोल होगा या वो टॉपिक कैसे हैंडल होगा, ये फ्रेमवर्क आपको पढ़ाएगा। तो फ्रेमवर्क में बेसिक बेसिक बात लिखा हुआ, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इन सब चीजों के बारे में बेसिक बेसिक बात बताया हुआ है। एडवांस्ड लेवल का बात सारा कहां पे बताया हुआ है? मेरा फिंगर देख के बताओ, मेरी पेन देख के बताओ, वो बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई है। क्लियर हुआ? तो फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो नोट्स बनाने में जरूरत पड़ेगा। एडवांस टॉपिक एनीवे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर किया जाएगा। आइए सेकेंड टॉपिक या सेकेंड पॉइंट में चलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस क्या है। What is the purpose of preparing financial statement? The answer is the purpose is to give information. लोगों को बताना। अब जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, से आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ रेमंड लिमिटेड। आपने रेमंड का नाम सुना होगा कंपनी का। मैं रेमंड का शेयर होल्डर हूं, तो मेरे को पता करना है कि रेमंड ने इस साल कितना प्रॉफिट किया, उसके बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी कैसी है, उसका कैश फ्लो कैसा है। तो ये सब कौन मेरे को बताएगा? आंसर इज ऑब्वियसली कंपनी बताएगी। कंपनी का मैनेजमेंट जब बैलेंस शीट P&L बनाएगा तो वो मेरे को बताएगा।
तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके ही वो सारा बात बताया जाता है। अब कोई रेमंड का वो सिंघानिया जी तो मेरे को फोन करेंगे नहीं, सिंघानिया है ना, गौतम सिंघानिया, तो वो तो मेरे को फोन करेगा नहीं कि सुदर्शन जी आप मेरे शेयर होल्डर हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं फोन करके, ऐसा तो होगा नहीं। तो उनको मुझे इन्फॉर्म करने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द मीडियम। तो आप देखिए कि पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो देर आर वन सेकंड, मेरे को थोड़ा सा इसको बैक, यस। तो देखिए वहां पे 3 बातें हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज फिनेंशियल पोजीशन, द एंटिटीज फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द एंटिटीज कैश फ्लोज। ये 3 पर्पस है फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के कि भाई लोगों को इंफॉर्म किया जाए। फिनेंशियल पोजीशन का इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से मिलता है। फिनेंशियल पोजीशन का मतलब ही असेट्स एंड लायबिलिटीज। फिनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट लॉस अर्न किया, वो P&L अकाउंट से पता चलता है। और कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। सो पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनेंशियल पोजीशन, द फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द कैश फ्लोज। तो फिर आप बोलेंगे सर फिर ये नोट्स ऑन अकाउंट्स क्यों है, जो चौथा वाला फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो फिर अपने लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? द आंसर इज नोट्स ऑन अकाउंट्स में वो सारा डिटेल फर्निश किया जाता है, वो सारा जिसको बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो बैलेंस शीट P&L एंड कैश फ्लो में लिखा रहता है। मतलब बैलेंस शीट में आइटम बड़े कंसाइज फॉर्म में लिखा रहता है, नोट्स ऑन अकाउंट्स में उसमें डिटेल दिया रहता है। जैसे आप अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में देयर इज रिटन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड कितना, बिल्डिंग कितना, प्लांट कितना, मशीन कितना, फर्नीचर कितना, व्हीकल कितना, इक्विपमेंट कितना, कंप्यूटर कितना, ओपनिंग कितना, ऐड कितना, लेस कितना, डेप्रीशिएशन कितना, WDV कितना, ये सारा डिटेल मेरे को ढूंढना है तो मेरे को कहां जाना पड़ेगा? नोट्स ऑन अकाउंट्स में। तो नोट्स ऑन अकाउंट्स और कुछ नहीं है, बैलेंस शीट P&L और कैश फ्लो में जो इंफॉर्मेशन फर्निश किया गया है उस इंफॉर्मेशन का फुल डिटेल अगर आपको चाहिए तो वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में है। एंड कुल मिलाकर के इन सब को बनाने का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे सर इंफॉर्मेशन किन लोगों को चाहिए? लॉट्स ऑफ पीपल को इंफॉर्मेशन चाहिए। जो लोग भी फिनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, थोड़ी देर के बाद इसी फ्रेमवर्क में आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए, सर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि मैं रेमंड का शेयर होल्डर हूं। अगर मेरे को पता चला खराब परफॉर्म कर रहा है कंपनी तो हम अपना शेयर बेच देंगे। अगर मेरे को लग रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो और अक्वायर कर लेंगे, या जो पड़ा हुआ है उसको रख के रखेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। गॉट द पॉइंट? तो उस टॉपिक पे हम लोग थोड़ी देर के बाद आते हैं। अब आइए आज का 4th टॉपिक, क्या कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिनिमम क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। पॉइंट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 क्वालिटी होती है। वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेकेंड वन इज कंपेरेबिलिटी, थर्ड वन इज रिलायबिलिटी एंड फोर्थ वन इज रेलेवेंस। इन सारे टॉपिक्स के बारे में ना, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मल्टीपल टाइम्स पे जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तो आपको ये सब सारी बातें दोबारा दोबारा कई बार सुनने मिलेंगी तो रिवीजन बार बार होता रहेगा। यू गॉट इट? क्योंकि फ्रेमवर्क में भी तो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बारे में ही लिखा हुआ है और एस भी तो वही पढ़ाएगा। नहीं समझे? तो फ्रेमवर्क में बेसिक बात लिखा हुआ है, एस में एडवांस्ड बात लिखा हुआ है, पर एडवांस्ड बात पढ़ने के लिए भी तो बेसिक बात का तो बातचीत होना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें आपको बार बार देखने मिलेगी, डोंट वरी। आइए टॉपिक डिस्कस करते हैं, वापस से पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कोई भी फिनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी एंटिटी बनाती है उसके अंदर 4 क्वालिटी होनी चाहिए। 1, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब लोग जब फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ें तो उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर जो लोग पढ़ रहे हैं ना फिनेंशियल स्टेटमेंट को वही साले बेवकूफ हैं, उनको ही कुछ आइडिया नहीं है कंपनी का, बिजनेस का, बैलेंस शीट का। तो भाई साहब उनको तो भगवान ही समझा सकता है। नहीं समझे? उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं समझा सकता कुछ भी।
तो हम लोगों का बेसिकली ये मानना है, जिन्होंने भी ये फ्रेमवर्क बनाया, आईसीआई ने बनाया, तो आईसीआई का बेसिकली ये मानना है कि जो भी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज है और अकाउंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेसिकली वो लोग समझते हैं, तभी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। अब किसी को लैंड बिल्डिंग प्लांट के बारे में आइडिया ही नहीं है, किसी को सेल परचेज का आइडिया ही नहीं है, वो जिंदगी भर विस्कोसिटी और वेलोसिटी में ही रहा, वो साइंटिस्ट है, तो उसको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएगा जी? तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया नहीं जा रहा है। ये उनके लिए है जिनको बेसिक आइडिया कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में है, कंपनी क्या करती है उसके बारे में है, और कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में है, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को समझ में आएगा। हाँ, जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो लोग ये पूरी कोशिश करते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल हो, और अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए ही तो बच्चा, ऊपर में देखो मैंने किसको अंडरलाइन किया, नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाया जाता है। नोट्स ऑन अकाउंट्स में ही तो सारा डिटेल रहता है जिससे अंडरस्टैंडेबिलिटी इंप्रूव होती है, आप अच्छे से समझ पाते हो। सेकेंड क्वालिटी है कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी बच्चों दो तरह की होती है, एक इंटर फर्म कंपैरिजन और एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन। उसका नोट्स थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट पेज में मैं आपको अभी दिखाता हूं, आप बोर्ड पे देखिएगा। वन सेक। थोड़ी देर के बाद आता है, मैं अभी इसको कर नहीं पा रहा हूं। तो कंपेरेबिलिटी मैंने बोला दो तरह की होती है, क्या क्या? इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब क्या हुआ? रिलायंस की बैलेंस शीट को ओएनजीसी की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर किया जाए। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या हुआ? मेरी कंपनी का लास्ट ईयर और करंट ईयर का परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए। ओके, तो सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करते हैं? आंसर इज यस। कैसे करते हैं? आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट 2 और 3 मिनट्स। आइए, द नेक्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज, क्या लिखा बोलो? रिलायबिलिटी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी कैसे अचीव होता है 2 मिनट के बाद डिस्कस करूंगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर वो इंफॉर्मेशन फर्निश किया जाना चाहिए जो लोगों के डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट हो। मतलब मटीरियल रेलेवेंट का मतलब होता है मटीरियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड ऑल द मटीरियल इंफॉर्मेशन। ओके, सो बोर्ड पे देखिएगा, रिलायबिलिटी के बारे में फ्रेमवर्क का क्या बोलना है कि रिलायबिलिटी कब आती है? व्हेन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड टू बी रिलायबल। 1, उसमें सारे ट्रांजैक्शन का फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो। इजी है, लैंग्वेज समझ में आता है। 2, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट न्यूट्रल हो और अनबायस्ड हो। जैसे आप बायस हो जाएंगे ना किसी के भी टूवर्ड्स, आपका डिसीजन मेकिंग रॉन्ग होगा। जैसे आपको एक तो बहुत पुराना स्टोरी, अगर कोई क्रिकेट देखता हो तो स्टीव बकनर बोल के एक एम्पायर है और सचिन तेंदुलकर प्लेयर है। 36 का आंकड़ा दोनों का, इतनी बार गलत आउट दिया है उसको कि मत पूछिए। बैट और बॉल इतना दूर से जाता है, उसको वो कॉट बिहाइंड आउट देता है। पेट में बॉल लगता है, एलबीडब्ल्यू आउट देता है। सो दैट मीन्स दैट अंपायर इज बायस्ड, इज बायस्ड अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बोलते हैं कि वो न्यूट्रल होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए, तो ही वो ट्रांजैक्शन को जिस तरीके से हुआ है वैसे बता पाएगा। और जैसा अगर वो ऐसा कर पाएगा तो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलायबल माना जाएगा। आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होता है? अगर वो कंप्लीट हो। मैं हमेशा बोलता हूं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रिलायबल होता ही नहीं है। मेरा एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने साकेत को 2 थप्पड़ मारा। आपको पता लगेगा मैं साला विलन हूं क्योंकि उसने मुझे गाली दी। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जस्टिस किया। सो जैसे सेंटेंस आधा पढ़ा गया तो जो इंफॉर्मेशन लोगों तक गया वो
रॉन्ग है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही राइट इंफॉर्मेशन होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि रिलायबिलिटी कम्स व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीट, एंड द लास्ट रिलायबिलिटी कम्स व्हेन द सब्सटेंस इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस ओवर फॉर्म। गॉट द पॉइंट? तो अगर कोई आपको बोले कि सर रिलायबिलिटी के बारे में कुछ लिखना है, कोई क्वेश्चन आ गया थ्योरी का, तो क्या करना है? तो द आंसर इज रिलायबिलिटी तभी आती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। रिलायबिलिटी आती है जब ये चार बातों को ध्यान रखा जाए। क्या क्या? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन होना चाहिए, न्यूट्रल और अनबायस्ड प्रेजेंटेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का प्रेजेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए, एंड सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा इज्जत मिलना चाहिए। अब इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म को। क्या होता है सब्सटेंस, क्या होता है फॉर्म? सब्सटेंस का मतलब होता है उस ट्रांजैक्शन का फैक्ट। फॉर्म का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन कैसे दिखता है या कैसा दिखता है। तो द वे द ट्रांजैक्शन लुक्स लाइक इज इट्स फॉर्म, and what the transaction is exactly is, that is its substance. अब कई बार क्या होता है ना बच्चों, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा ही होता है। जैसे साकेत, मान लो दिखने में भी बेवकूफ, सच्ची में भी बेवकूफ है, नहीं खाली एग्जांपल में बोल रहा हूं, बहुत डियर बच्चा है। तो अगर ऐसा है ना, अगर सब्सटेंस एंड फॉर्म दे बोथ आर सेइंग द सेम थिंग, तो आप सब्सटेंस को फॉलो करो या फॉर्म को फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग। सब्सटेंस भी वही बोल रहा है, फॉर्म भी वही बोल रहा है। यस और नो? तो अगर सब्सटेंस एंड फॉर्म कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता ना, तो आप इधर सब्सटेंस को फॉलो करो और फॉर्म को फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अगर सब्सटेंस बोल रहा है एक्स, फॉर्म बोल रहा है वाई, तो आपको एक्स के साथ रहना पड़ेगा। द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड बेस्ड ऑन इट्स सब्सटेंस एंड द फॉर्म शुड बी इग्नोर्ड। गॉट द पॉइंट क्लियर? अब इस चीज को लेकर के ना मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, आप जरा बोर्ड पे देखिएगा। कहां गया वो? वापस से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। यस, यहां पे है। अब वो गया कहां? आ गया सामने? वेट, हाँ थोड़ा सा इसको सेट करने में मेरे को वक्त लगेगा। विजिबल है बच्चों? इज इट ओके? नाउ स्टार्ट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक बहुत सिंपल एग्जांपल, और ये एग्जांपल आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में भी देखने मिलेगा। ओके, सी द एग्जांपल। मान लो ए है, आप लोग लगातार कंसिस्टेंटली बोर्ड पे देखते रहिएगा, जो लिखा हुआ उसको रीड करते रहिएगा, और मेरी बातें अपने आप आपके कान में जाती जाएंगी, आपको समझ में आता जाएगा। मिस्टर ए है, सोल्ड गुड्स एट ₹1 लाख टू मिस्टर बी इन कैश on 1/4/2024 with an agreement. ध्यान देना, that B will resell the same goods after 6 months, that is on 30/9/2024 at 1,06,000 in cash back to A. मतलब B के पास ये राइट नहीं है कि वो सामान को कंज्यूम कर सके, उस सामान को किसी दूसरे को बेच सके।
उसको उस सामान को रख के रखना पड़ेगा। 6 महीना के बाद बी उसी सामान को ए को लौटा देगा। और उसके लिए उसके बाद शुरू में जब ए ने बी को सामान बेचा तो ए बी से कितना रुपया लिया? द आंसर इज 1 लाख। बाद में जब बी वापस से ए को वो सामान बेचेगा तो उस वक्त प्राइस क्या होगा? 1,06,000। एग्जाम्पल रिपीट करता हूं, ए सोल्ड गुड्स एट ₹1 लाख टू मिस्टर बी इन कैश on 1/4/24 with an agreement that B will resell the same goods after 6 months on 30/9/2024 at 1,06,000 in cash. Both the transactions were completed on the respective dates. मान लो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब कोई भी बंदा नॉर्मली अगर इस ट्रांजैक्शन को देखेगा तो उसको पहले लेवल पे क्या लगेगा कि भाई ए ने माल बेचा, बाद में बी ने वापस ए को माल बेचा, यानी ए ने वो माल परचेज किया, रीपरचेज किया, तो देखने से लगेगा द ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ सेल एंड परचेज। लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ये बोलना है, या इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का ये बोलना है कि सेल एंड रीपरचेज के जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो सेल एंड रीपरचेज नहीं होते, उनको फिनांस माना जाता है। द आंसर इज क्यों? क्योंकि जब ए ने बी को माल बेचा तो बी तो अगर माल को खरीद लिया तो बी के पास तो एब्सोल्यूट ओनरशिप आना चाहिए, लेकिन वो तो आया नहीं। बी तो उस माल को कंज्यूम नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता, उसको तो संभाल के रखना पड़ेगा। तो जब माल बिका ही नहीं तो फिर सेल कैसे बोल सकते हैं? जब बी ओनर बना ही नहीं तो फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ कैसे? अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ ही नहीं तो सेल हुआ कैसे? तो फिर ये ट्रांजैक्शन है क्या चीज का? द आंसर इज दिस ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ फिनांस, लोन का ट्रांजैक्शन है। ए ने बी से लोन लिया 1 लाख रुपया का और वापस 6 महीना के बाद 1,06,000 लौटा दिया। बोलो जिसमें प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख और इंटरेस्ट कितना था? 6,000। तो गुड्स क्या था? गुड्स तो मोर्टगेज था, दिया गया गुड्स को वापस ले लिया जाएगा। तो अगर सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा इज्जत देना है, जो कि देना पड़ेगा तभी रिलायबिलिटी आएगा, तो एस का बोलना, आई मीन इस फ्रेमवर्क का बोलना है कि ये ट्रांजैक्शन फिनांस का है, लोन का है, सेल परचेज का नहीं है। अगर आप देखेंगे तो फॉर्म के हिसाब से सेल परचेज लग रहा है, पर सब्सटेंस के हिसाब से दिस ट्रांजैक्शन लुक्स लाइक अ लोन, तो फिर एंट्री कैसे होगा? लोन के जैसे होगा। चेक द फर्स्ट एंट्री इन द बोर्ड। 1/4/24 को एंट्री हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बी 1 लाख। 30/9 को लोन को रीपेमेंट किया गया, लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। कहते हैं कि अगर सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा इज्जत दोगे तभी फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बनेगा और तभी फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिलायबिलिटी आएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेलेवेंस। क्या होता है रेलेवेंस? मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? मैंने बोला था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड कंटेन ऑल दी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? मटीरियल इंफॉर्मेशन। मटीरियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जिसका नॉलेज लोगों के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, बदल दे। अभी मान लो आपको पता चलता है कि कलकत्ते में जगह जगह पे बंद हो रखा है, दंगा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, फलाना डिमका हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? घर से बाहर नहीं निकलोगे। मेरे को भी व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दोगे कि सर आज क्लास मत लीजिए, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज ए मटीरियल इंफॉर्मेशन। आपके डिसीजन ऑफ कमिंग टू द ट्यूशन को वो इंपैक्ट कर रहा है। वैसे ही अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट के सामने कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आता है जो लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मटीरियल इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। और ये वाला फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी disclosed in the financial statements. Then only financial statements will be called true and fair, and then only the reliability comes. Clear है? नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरेबिलिटी। जो मैं उस वक्त बोल रहा था, मैं कंपेरेबिलिटी थोड़ी देर के बाद में आपको बोलूंगा। चेक इट अगेन। कंपेरेबिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन। मैं जो लिखता हूं वो भी जरा देखिएगा। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब बहुत सिंपल, मेरे को रिलायंस की बैलेंस शीट को ओएनजीसी की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करना है। ये अलग फर्म है, ये अलग फर्म है, मेरे को दोनों की बैलेंस शीट को कंपेयर करना है। कब दोनों कंपेरेबल होंगे बताओ तो? कब? अगर ये, रुको ना, अगर ये यूएस गैप के हिसाब से बनाया हुआ हो, यूएस गैप,
और अगर ये इंडियन गैप यानी एएस के हिसाब से बनाया हुआ हो तो क्या दोनों कंपेरेबल होगा? नहीं होगा। वो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाया गया, ये अलग रूल से बनाया गया, कैसे कंपेरेबल होगा? तो कंपेरेबिलिटी बिटवीन टू फर्म्स कैन ओनली कम इफ बोथ आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम सेट ऑफ रूल्स। सो इंडिया में क्या एप्लीकेबल सेट ऑफ रूल्स है, या हमारे सिलेबस में क्या एप्लीकेबल सेट ऑफ रूल्स है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर रिलायंस का बैलेंस शीट भी एएस पे बनाया जाए, ओएनजीसी का बैलेंस शीट भी एएस पे बनाया जाए, तभी दोनों कंपेरेबल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। एंड व्हाट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन? मेरे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को मेरे करंट ईयर की बैलेंस शीट से कंपेयर करना है। तो इंडिविजुअल्स में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या बोला गया है, शेड्यूल 3 में क्या बोला गया, अगर आप ध्यान देंगे तो, कि आपको करंट ईयर बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट देना पड़ेगा, करंट ईयर के पी&एल के राइट हैंड साइड में प्रीवियस ईयर का पी&एल देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, करंट ईयर का परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा सकता है। भाई हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है कि डिग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि प्रॉफिट गिर रहा है। तो क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे यहां बनते हैं स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट एंटिटीज के, क्या वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन को, कंपैरिजन का स्पेलिंग रॉन्ग है, सुधार देंगे, क्या वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन को इंश्योर करता है? द आंसर इज यस, करता है। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात हो रही थी कि हु आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहां पे है, देख के बताओ। यस, आई एम द प्रेजेंट इन्वेस्टर, आई एम द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बैलेंस शीट पी&एल पढ़ता हूं, मेरा शौक भी है वो, और स्टॉक मार्केट का एक पैशनेट इन्वेस्टर हूं, तो मेरे को इंटरेस्ट भी रहता है इन सब बारे में। तो हम क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं? हमको पता चले कौन सा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव वो है, नहीं समझे? तो मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एंटिटीज को इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा। बट नॉट ओनली मी, और भी बहुत सारे यूजर्स हैं, उनके भी रिक्वायरमेंट है, उनकी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना पड़ेगा। और ये तब होता है जब आप सारा बात सामने रख देते हो। क्लियर? आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं। वन इज इन्वेस्टर, सेकेंड वन इज, इधर से क्लॉकवाइज चलते हैं, एम्प्लॉइज, नेक्स्ट वन इज लेंडर्स। लेंडर्स क्या देखता है कि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट का कैपेबिलिटी है कि नहीं, इतना प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कि वो इंटरेस्ट पे कर पाए, इंस्टॉलमेंट पे कर पाने का कैश जनरेशन कैपेसिटी है कि नहीं। नहीं, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कंपनी का बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो देखोगे आपको दिख जाएगा। क्रेडिटर्स, कंपनी को माल सप्लाई करें कि नहीं, कस्टमर, कंपनी से माल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, गवर्नमेंट, कंपनी ढंग से टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, टैक्स का प्रोविजन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जनरल पब्लिक, जो मान लो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर लोग हैं, तो वो लोग भी देखना चाहते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द, बोलो बेटा, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कहां चला गया नेक्स्ट टॉपिक? पेज नंबर 3। मल्टीपल पेजेस बनते जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अब ये गया कहां?
ये रहा, नीचे चला गया। सो वी आर इन टू आवर 8th पॉइंट। ओके, हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि हु हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट। कंपनी के केसेस में मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल के केसेस में, प्रोपराइटरशिप के केसेस में मैनेजमेंट कौन होता है? द आंसर इज प्रोपराइटर। और पार्टनरशिप के केस में मैनेजमेंट कौन होता है? पार्टनर्स। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। तो क्वेश्चन आता है फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट क्यों होता है? द आंसर इज ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने का, प्लस एक ओपिनियन देने का कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो ऑडिटर को इसीलिए अपॉइंट किया जाता है। एंड टू, देन शेयर होल्डर लोग क्यों होते हैं कंपनी में? शेयर होल्डर्स आर देयर टू प्रोवाइड फंड्स टू द कंपनी, कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मालिक वही लोग होते हैं, और ये शेयर होल्डर ही होते हैं जो लोग ऑडिटर को भी अपॉइंट करते हैं, आगे बोलो, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनाता है वो शेयर होल्डर के लिए ही बनाता है, और ऑडिटर भी जो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है शेयर होल्डर के लिए ही बनाता है। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, ऑडिटर्स आर द चेकर्स ऑफ द बुक या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही पढ़ने आए हैं, मैनेजमेंट इज द एंटिटी रिस्पॉन्सिबल, या मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेमवर्क का अगला टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं? व्हाट आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बेसिकली आप देखो बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 एलिमेंट्स हैं: असेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। पहला 3 चीज कहां पे आता है? बैलेंस शीट में, और आखिरी 2 चीज प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये फ्रेमवर्क ना हम लोगों को असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस के बारे में बताएगा, और ये सब चीजें हम लोग 11th 12th वगैरह में भी ना पढ़े हुए रहते हैं। बेसिक आइडिया हम लोगों को इनका रहता है। आइए 1 by 1 डिस्कस करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको जरूर जानने मिलेगा। क्या होता है एक असेट? द आंसर इज एन असेट इज ए रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द एंटिटी। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मीन्स या तो कोई रेवेन्यू इनकम आ जाए, या मेरा कॉस्ट कम हो जाए, खर्चा कम हो जाए। सो इकोनॉमिक बेनिफिट मे कम इन द फॉर्म ऑफ income, revenue, or in the form of reduction of expenses. Clear? 2. अब बोलोगे सर यहां लिखा है an asset is a resource controlled by an entity. यहां तो ये नहीं लिखा हुआ है कि owned by an entity. Answer is correct. Correct. कंट्रोल में ओनरशिप भी आता है, और अगर ओनरशिप नहीं है लेकिन कंट्रोल हमारे पास है तो भी हम लोग असेट को अपनी बुक्स में लिखते हैं। और ये चीज आप पढ़ोगे कहां पे? लीज अकाउंटिंग में। अगर हम फिनांस लीज पे कोई असेट को अक्वायर करते हैं तो हमारा ओनरशिप नहीं होता, हम लीज पे ही हैं, लेकिन हम लोग उस असेट को अपने बुक्स में लिखते हैं। ये लीज अकाउंटिंग में पढ़ोगे। इसीलिए फ्रेमवर्क में वर्ड यूज किया गया है, बोलो क्या? एन असेट इज ए रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, नॉट ओन्ड बाय एन एंटिटी। व्हाट द पॉइंट? हम लोग एक असेट को बुक्स में कब लिखते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं देयर इज अ ग्लोबल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ असेट। उसमें 2 बातें होती है। असेट बुक्स में तभी लिखा जाता है व्हेन यस, अगर हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है कि इस असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो, और प्रोबेबिलिटी मींस मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है कि असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, हम असेट को बुक्स में लिखेंगे। और सेकेंड क्राइटेरिया है इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, क्योंकि पहली बार असेट को कॉस्ट पे ही लिखा जाता है। तो अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तभी असेट अपने बुक्स में लिखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एंड व्हेन टू रिकॉग्नाइज अ लायबिलिटी एंड व्हाट अ लायबिलिटी इज। क्या होता है लायबिलिटी? ऑब्लिगेशन टू पे। डेफिनेशन फ्रेमवर्क में लिखता है ए लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन विच विल बी सेटल्ड बाय outflow of
रिसोर्सेस। आगे लिखता है कि लायबिलिटी बी बुक्स में तभी लिखा जाता है दो कंडीशन फुलफिल हो। पहला कंडीशन, इट इज प्रोबेबल, अगेन प्रोबेबिलिटी मोर देन 50%, इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल सेटल द ऑब्लिगेशन विच विल रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, एंड टू, इट्स अमाउंट कैन बी मेजर्ड। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो ही आप बुक्स में लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करोगे। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अगर आप असेट और लायबिलिटी दोनों का देखोगे ना, तो दे आर वेरी मच सिमिलर। ओके, यहीं पे दो बात हमने अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करी है कि लायबिलिटी में एक लायबिलिटी आती है जिसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं, और प्रोविजन और लायबिलिटी एक ही बात से एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ढंग से सुनिएगा कि ए लायबिलिटी जिसका मेजरमेंट करने के लिए अगर हमको एस्टिमेट्स यूज करने पड़े, सो दैट काइंड ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड अ प्रोविजन। द बेस्ट एग्जांपल इज प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। किसको पेमेंट किया जाता है? एम्प्लॉइज को। कब पेमेंट होता है? रिटायरमेंट के वक्त। क्या चीज पे डिपेंड करता है? कि वो कितने साल काम किया और उस रिटायरमेंट के वक्त उसकी सैलरी कितनी थी। आज हमको कैसे पता चलेगा वो कब रिटायर करेगा और रिटायरमेंट के बाद कितनी सैलरी होगी? नहीं पता चलेगा, तो मेरे को एस्टिमेट यूज करना पड़ेगा। और एस्टिमेट यूज करके अगर हम किसी लायबिलिटी को बुक्स में लिखते हैं तो उसी लायबिलिटी का नाम प्रोविजन हो जाता है। वहां पे मैंने एक बात और लिखा है, देखो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, नाम में जरूर प्रोविजन है लेकिन आप इनको लायबिलिटी नहीं बोल सकते। क्यों लायबिलिटी नहीं बोल सकते? बिकॉज नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। व्हाट द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट इज, तो सर ये होता क्या, फिर प्रोविजन नाम क्यों दिए? क्योंकि इसमें भी एस्टिमेट इन्वॉल्व है और इनको करना क्या पड़ता है? इनको रिस्पेक्टिव, बोलो, इनको रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस करके दिखाना पड़ता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, असेट का डिस्कशन हुआ, लायबिलिटी का डिस्कशन हुआ। असेट एक बार रिपीट करके बताओ। एन असेट इज ए रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर अस। क्लियर? ए लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन विच इज टू बी सेटल्ड बाय आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। तो फिर इक्विटी क्या है? द आंसर इज, इक्विटी है मालिक लोग का पैसा। इक्विटी को बोलते हैं रेसिडुअरी इंटरेस्ट इन द नेट असेट ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, रेसिडुअरी इंटरेस्ट इन दी नेट असेट ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी की असेट पे पहला हक लायबिलिटी होल्डर्स का है। मान लो असेट 400 करोड़ का, लायबिलिटी 320 करोड़ का, तो आप बोलेंगे इक्विटी 80 करोड़ का। प्रोप्राइटरशिप में इक्विटी को आप कैपिटल बोलते हो। कंपनीज के केसेस में इक्विटी को आप शेयर होल्डर्स फंड बोलते हो। एंड शेयर होल्डर्स फंड कंसिस्ट ऑफ, बोलो देख करके, शेयर होल्डर्स फंड कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, क्या फर्क है लायबिलिटी में और इक्विटी में? मैं आंसर देता हूं। लायबिलिटी इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे। इक्विटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे। इक्विटी होल्डर खड़ा होकर नहीं बोल पाएगा मेरा पैसा दो, तुमको देनदारी है मेरा। हम रेमंड को खड़ा होकर नहीं बोलेंगे हमको 2 लाख रुपए तो हम दिए थे। लेकिन रेमंड का जो क्रेडिटर है, जो रेमंड को माल सप्लाई करता है, वो क्रेडिटर मांगेगा पैसा। यस और नो? तो ये फर्क होता है लायबिलिटी में और इक्विटी में। और इक्विटी को इसीलिए बोला जाता है, क्या बोर्ड पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्विटी इज दी रेसिडुअरी इंटरेस्ट इन दी नेट असेट ऑफ द कंपनी। रेसिडुअरी इंटरेस्ट का मतलब होता है इक्विटी को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को असेट का, अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सारा लायबिलिटी का पेमेंट होने के बाद में पेमेंट मिलता है। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज, ये हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम। रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम। यस और नो? सेल्स इज एन इनकम।
ओके तो किसको बोलते हैं इनकम? डेफिनेशन इतना प्यारा है फ्रेमवर्क का, आप देखिए लिखा है इनकम इज इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब अच्छा लगता है जब आता है तो, इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट, और इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ईदर इंक्रीज इन द एसेट और, बोलना देख करके, और डिक्रीज इन द लायबिलिटी। अगर आता है तो मेरा कैश इन हैंड बढ़ जाता है या कोई लायबिलिटी गिर जाता है। उसके बाद देखिए इट रिजल्ट्स इन टू इंक्रीज इन इक्विटी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है इनकम आने से, प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ेगा, तो इट रिजल्ट्स इन टू इंक्रीज इन इक्विटी, बट दैट इज नॉट रिलेटिंग टू, ध्यान देना, अदर देन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दी ओनर्स, क्योंकि इक्विटी जब शेयर होल्डर्स लोगों से हम पैसा मांगते हैं ना, कैपिटल रेज करते हैं, आप लोग छोटे लेवल पे बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल इंट्रोडक्शन होता है तो भी तो इक्विटी कैपिटल बढ़ जाता है, प्रोप्राइटर कैपिटल बढ़ता है कि नहीं, पर उसको हम लोग इनकम नहीं बोलते, वो तो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दी ओनर है। जस्ट बिकॉज इक्विटी बढ़ गया दैट डजंट मीन इट इज इनकम। इनकम वो इकोनॉमिक बेनिफिट का इंक्रीज है जो मेरी एसेट को बढ़ाता है या लायबिलिटी को गिराता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन इक्विटी, पर वो इंक्रीज इन इक्विटी जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी ओनर से मिलता है वो इनकम नहीं कहलाता। क्लियर? सो व्हाट इज एन एक्सपेंस? सेम चीज को उल्टा उल्टा करके बोल देना है। आइए मैं डिस्कस करता हूं। एन एक्सपेंस इज अ डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट अराइजेज इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन, आप सैलरी पे करते हो, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी टू कैश लिखते हो, एसेट गिरता है कि नहीं गिरता है? गिरता है ना। सो एक्सपेंस रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन एन एसेट, फिर वो एक्सपेंस पीएल में जाता है, इक्विटी कम हो जाता है, देखिए वहां पे दैट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन इक्विटी। लेकिन इक्विटी ड्राइंग से भी तो गिरता है, तो क्या ड्राइंग भी एक्सपेंस है? नहीं, इसीलिए लिखा गया अदर देन दैट रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टू दी ओनर्स। सो क्लोज करके बताओ 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या थे? असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस। अब तुमको यहीं पे एक तो बात मेरे को बोलना है कि अगर कोई एस असेट का है, लायबिलिटी का है, इनकम का, एक्सपेंस का है, तो उसका तो सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस एस के हिसाब से हो जाएगा। पर अगर कोई टॉपिक इनकम का है लेकिन कोई एस में गवर्न्ड नहीं है तो क्या करेंगे? ये जो फ्रेमवर्क में जो लिखा हुआ है ना उसके बेसिस पे इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट? और एक तो क्लोजिंग रिमार्क्स हमको दो, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो पी एंड एल में रिकॉर्ड होता है, पी एंड एल में इनकम एंड एक्सपेंस का जगह पी एंड एल है, वो कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड होता है? अक्रूअल बेसिस पे। क्या होता है अक्रूअल बेसिस? एक मिनट, क्या होता है अक्रूअल बेसिस? कि इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो जाए, रिसीट इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो जब वो इनकर हो जाए, पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो मैंने किसी को सैलरी का पेमेंट किया पर वो एडवांस सैलरी था, क्या वो एक्सपेंस है? वो तो असेट है मेरा। उस आदमी को काम तो करने दो मेरे लिए, उसका महीना तो कंप्लीट होने दो, तब ना वो एक्सपेंस अक्रू होगा, तब ना हम उस एक्सपेंस को पी एंड एल में लिखेंगे। तो पेमेंट ऑफ सैलरी मे बी एडवांस पेमेंट ऑल्सो, एंड एन एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। आइए नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, एंड दैट इज दो छोटा छोटा टॉपिक और बचा, रियलाइजेबल वैल्यू एज अ मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 याद कीजिए, जब पढ़ेंगे तब भी, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो बाद में पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है तो आप याद करिए। 11th-12th में बच्चों को बताया जाता है इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बोलते हैं ना। तो एनआरवी क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? जब हम किसी असेट को बेचेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा। तो सर ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेमवर्क में?
क्या लॉजिक है इन सबको पढ़ने का? द आंसर इज, आपको एक बार रियलाइजेबल वैल्यू वर्ड का आइडिया होना चाहिए, बिकॉज एट मल्टीपल प्लेसेस आप रियलाइजेबल वैल्यू को देखोगे इन द टाइम्स टू कम। बहुत जगह पे आपको रियलाइजेबल वैल्यू वर्ड दिखाई देगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए। एक और आइडिया दैट इज अबाउट करेंट कॉस्ट। असेट को लेकर के करेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं मालूम? अगर हम असेट को रिप्लेस करने जाएंगे ना, तो हमको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, वी कॉल इट करेंट कॉस्ट। लायबिलिटी को लेकर करेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं मालूम? अगर हम किसी चीज को पे करने जाएंगे ना, तो मेरे को कितना रुपया पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा एक लोन लायबिलिटी है फॉरेन करेंसी का, रिपीट, मेरा एक लोन लायबिलिटी है फॉरेन करेंसी का। मान लो मैंने किसी से $100 का लोन लिया था आज के साल भर पहले, तब $1 40 रुपया का था, तो उस वक्त तो लायबिलिटी 4000 रुपीज का था। लेकिन हमको पे करना है, और पे जिस दिन करना है मान लो दैट इज 2 months लेटर, और 2 months लेटर उसका $1 का वैल्यू है, $1 इज कमिंग एट 43 रुपीज, तो मेरे को कितना रुपया पे करना पड़ेगा? 4300। तो कहते हैं अगर 2 महीना के बाद तुमको बैलेंस शीट बनाना है और उसको लायबिलिटी में लिखना है, तो आपको 4000 लिखने से नहीं चलेगा, आपको 4300 लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द लायबिलिटी का करेंट कॉस्ट। तो असेट का करेंट कॉस्ट ना बहुत कम जगह पे यूज होता है, पर लायबिलिटी का करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में आपको यूज करने मिलेगा। ओके, सो विद दिस हमारा ये वाला डिस्कशन कंप्लीट होता है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। थैंक यू। अनुपम, ये हो गया?